वेलकम बैक दोस्तों। मैं सचिन आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह और बाकी के जो भी लोग थे, बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नसीरुद्दीन महमूद, इन सारे के सारे लोगों के बारे में हमने बात की थी। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नसीरुद्दीन महमूद जब शासन कर रहा था तो उसका वजीर के रूप में शासन कर रहा था बलबन। और जब नसीरुद्दीन महमूद की 1265 में मृत्यु हुई तो उसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए, उन सारे के सारे उत्तराधिकारियों को मरवा के बलबन खुद ही दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया। और हम सब जानते हैं कि 1265 से लेके 1287 तक शासन किया गयासुद्दीन बलबन। तो आइए हम बात करते हैं बलबन के बारे में। हम सब जानते हैं कि जो बलबन था यह इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। इल्तुतमिश ने बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी से खरीदा था और दल चालीसा के 40 लोगों में इसे शामिल किया था। यानी दल चालीसा के 40 तुर्क सरदारों में एक सरदार हुआ करता था गयासुद्दीन बलबन। लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद धीरे धीरे बलबन उभर के आया। और हम सब जानते हैं कि इल्तुतमिश के बाद मतभेद हुआ इसके उत्तराधिकारियों में और कमजोर पड़ गया गुलाम बख्श, जिसका फायदा उठाया किसने? बलबन ने। और बलबन नसीरुद्दीन महमूद तक आते आते नसीरुद्दीन महमूद से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, यानी अपनी पुत्री का विवाह उससे करा दिया। और अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कराने के बाद दिल्ली सल्तनत के सिंहासन या दिल्ली सल्तनत पे अपना अधिकार जमा लिया। क्योंकि हम सब जानते हैं नसीरुद्दीन महमूद एक संत स्वभाव का सुल्तान हुआ करता था, उसे शासन प्रशासन से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। और इसकी इसी अयोग्यता का फायदा उठाया गयासुद्दीन बलबन और पहले वजीर के रूप में लगभग 20 साल शासन किया। उसके बाद सुल्तान के रूप में 1265 से 1287 तक बलबन ने शासन किया। तो बात करते हैं बलबन के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी से इल्तुतमिश ने खरीदा था। ठीक है, इल्तुतमिश ने खरीदा था। उसके बाद हम सब जानते हैं इसे दल चालीसा में शामिल किया। यानी दल चालीसा का एक तुर्क सरदार हुआ करता था, कौन? बलबन। उसके बाद हम सब जानते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद के सारे उत्तराधिकारियों को मार के अगला शासक ही बना, कौन? बलबन। और जब बलबन शासक बना तो इसने राजत्व के दैविक सिद्धांतों को अपनाया। कहने का तात्पर्य कि बलबन कहा करता था, इसने उपाधि धारण की जिल्ले इलाही की। ठीक है ना, बलबन ने गद्दी पे बैठने के बाद जिले इलाही, ठीक है, जिले इलाही की उपाधि धारण की। और जिले इलाही का मतलब होता है मेरे भाई अल्लाह का प्रतिबिंब, अल्लाह का प्रतिबिंब। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि इसने नियाबत ए खुदाई, इसने नियाबत ए खुदाई मतलब होता है अल्लाह का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि। ठीक है, इसने अल्लाह का प्रतिबिंब और अल्लाह का प्रतिनिधि की उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठा। जब बलबन गद्दी पे बैठा तो बलबन के दिमाग में एक बात आया कि सारे फरसाद की जड़ दल चालीसा के 40 तुर्क सरदार हैं। जैसे मैंने दल चालीसा के 40 जवानों की मदद से सारे के सारे सुल्तानों के विरुद्ध इनका प्रयोग किया, या नसीरुद्दीन महमूद से पहले जितने भी लोग शासन किए दिल्ली सल्तनत में उनकी हत्या करवा दी गई, तो मेरे खिलाफ भी कोई इनका प्रयोग करके मेरी भी क्या करवा देगा? हत्या करवा देगा। इसी वजह से सबसे पहले इसने गद्दी पे बैठते ही दल चालीसा का क्या कर दिया? अंत कर दिया। तो अगला पॉइंट नोट करेंगे, बलबन ने दल चालीसा का अंत किया। और ये दल चालीसा
जिसकी शुरुआत की थी किसने? इल्तुतमिश ने। इन दलचालिसा के 40 से तुर्क सरदारों का क्या कर दिया? नाश कर दिया। इनको धोखे से भेज के इनकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। इधर दलचालिसा के 40 लोगों की हत्या करवा दिया था और उधर नसीरुद्दीन महमूद के सारे उत्तराधिकारियों को मरवा दिया था। इस पे दिल्ली की जनता बलबन पे क्या हो गई? भड़क गई। दिल्ली की जनता इनसे नाराज हो गई और जब दिल्ली की जनता इससे नाराज हुई तो बलबन ने दिल्ली की जनता में भय बनाने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ जाता है तो उसे एक बार समझाया जाएगा, अगर एक बार में उसे बात समझ में आ जाती है तो फिर ठीक है, नहीं तो तलवार से उसका सर कलम कर दिया जाएगा। और बलबन की इसी नीति को क्या कहा गया? लौह एवं रक्त की नीति। तो याद रखेंगे कि बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसके अलावा मेरे भाई दिल्ली की जनता में और ज्यादा डर बनाने के लिए, भय बनाने के लिए बलबन ने सिजदा और पैबोस, ठीक है, सिजदा और पैबोस की नीति अपनाई। ठीक है, सिजदा और पैबोस की नीति अपनाई। मतलब क्या होता है? सिजदा का मतलब होता है झुक के सलाम करना, पैबोस का मतलब होता है कि लेट के सुल्तान के पैरों को चूमना। बलबन ने घोषणा की अपने जनता में डर बनाने के लिए, भय बनाने के लिए। बलबन ने ये कहा कि अब कोई भी व्यक्ति दरबार में आएगा तो मुझे झुक के सलाम करेगा और लेट के सुल्तान के पैरों को चूमेगा। और बलबन की इसी नीति को सिजदा और पैबोस कहा गया। इसके अलावा याद रखेंगे कि सिजदा और पैबोस प्रथा का अंत किया था मुगल बादशाह जहांगीर ने। इस प्रथा को समाप्त किया था किसने? जहांगीर ने। इसके अलावा बलबन ने भारत में ईरानी फेस्टिवल नवरोज मनाने की प्रथा को शुरू किया। तो इसने भारत में नवरोज त्योहार मनाने की प्रथा को शुरू किया, जो 9 दिन मनाया जाता था। और ये क्या था? फारसी नववर्ष। फारसी नववर्ष हुआ करता था। जो फारस में नववर्ष मनाया जाता था, उस नववर्ष को मनाने की प्रथा को शुरू किया किसने? बलबन ने। कहां पे? भारत में। लेकिन याद रखेंगे इस नवरोज त्योहार का अंत किया औरंगजेब आलमगीर ने। औरंगजेब आलमगीर ने इस प्रथा को भारत से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो मैंने बताया बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, दलचालिसा का अंत किया, सिजदा और पैबोस, और इसके अलावा इसने नवरोज फेस्टिवल को भारत में लागू किया। ठीक है, इसके बाद बलबन ने अपने शासनकाल में कुछ प्रशासनिक शुरुआत या प्रशासनिक सुधार किए। जैसे आप सब जानते हैं कि बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की जो कहलाता था दीवाने आरिज। प्रशासनिक सुधार में बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना की और ये सैन्य विभाग कहलाता था दीवाने आरिज। और याद रखेंगे इसका जो अध्यक्ष था, इसका जो हेड था, वो कहलाता था आरिज ए मुमालिक। ठीक है, आरिज ए मुमालिक। तो बलबन ने सैन्य अभियान की स्थापना की जो कहलाता था दीवाने आरिज, और इसका जो हेड था, जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, प्रमुख अधिकारी, वो कहलाता था आरिजे मुमालिक। क्या कहलाता था मेरे भाई? आरिजे मुमालिक। इसके अलावा इसने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की। इसके अलावा एक गुप्तचर विभाग बनाया जो कहलाता था वरीद ए मुमालिक। और इसका जो गुप्तचर था वो कहलाता था वरीद। ठीक है, जो गुप्तचर था वो क्या कहलाता था? वरीद कहलाता था। ठीक है ना, तो इतनी बातें याद रखेंगे। वरीद ए मुमालिक, और जो गुप्तचर था वो क्या कहलाता था? वरीद कहलाता था।
तो मैंने बताया कि बलबन ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए। इसने अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली में एक सैन्य विभाग की स्थापना की जो क्या कहलाता था, दीवान-ए-आरिज, और इसका प्रमुख अधिकारी हुआ करता था जो कहलाता था अरीज-ए-मुमालिक। इसके अलावा इसने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की जो वरीद-ए-मुमालिक कहलाता था, और इसका जो गुप्तचर अधिकारी हुआ करता था वो क्या कहलाता था, वरीद कहलाता था। ठीक है ना। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि बलबन ने दिल्ली में किलोकरी शहर बसाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलबन ने दिल्ली में किलोकरी शहर बसाया, और इसके अलावा यहां पे इसने किलोकरी का किला भी बनवाया। और याद रखेंगे इसी किलोकरी के किले में एक भवन हुआ करता था जिसका नाम था लाल भवन। ठीक है ना, बलबन का लाल भवन। तो मैंने कहा कि दिल्ली में इसने किलोकरी शहर बसाया और इसमें किलोकरी का किला बनवाया जिसमें एक प्रमुख इमारत हुआ करती थी जिसका नाम था क्या, बलबन का लाल भवन। इसके बाद याद रखेंगे कि बलबन ने अपने शासन काल में मेवातियों डाकुओं का खात्मा किया या मेवाती डाकुओं को नष्ट किया। हम सब जानते हैं कि दिल्ली के आसपास के जंगलों में मेवाती रहा करते थे, जो एक डाकू हुआ करते थे जो जंगल में आसपास के जंगलों में अपना ठिकाना बना के रहा करते थे। आने वाली जनता को, जो भी लोग वहां से गुजरा करते थे, उनको लूट लिया करते थे, उनको भारी क्षति पहुंचाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये बात पता चली बलबन को, तो बलबन ने लगभग 3000 अफगान सैनिकों का एक ग्रुप बनाया और उन ग्रुप को आदेश दिया कि तुम जाओ और दिल्ली के आसपास जितने भी ये डाकू हैं इनका क्या कर दो, खात्मा कर दो। और इस प्रकार से बलबन ने इस मेवातियों का क्या कर दिया, संहार किया। ठीक है ना। तो इसके लिए इसने 3000 अफगान या अफगानी सैनिकों को नियुक्त किया और इन्हीं सैनिकों की मदद से दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो भी डाकू थे उनका नाश किया। इसके अलावा याद रखेंगे कि इसके शासन काल में हुआ बंगाल का विद्रोह। ठीक है, बलबन के शासन काल में एक और इंपॉर्टेंट घटना घटी 1279 में हुआ बंगाल में विद्रोह। और हम सब जानते हैं कि बंगाल का राज्यपाल था तुगरिल खान। इस समय बंगाल का गवर्नर था, राज्यपाल था तुगरिल खान। और हम सब जानते हैं कि जब तुगरिल खान बंगाल का राज्यपाल हुआ करता था, लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो इसने बंगाल को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। और बंगाल को स्वतंत्र करने के बाद ये बलबन के समय तक आते आते बलबन के खिलाफ बगावत किया और बलबन के भी शासन काल में बंगाल को स्वतंत्र ही रखा, इस पर स्वतंत्र शासन किया करता था। लेकिन जब बलबन शासक बना तो बलबन ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और सबसे पहले इसने बंगाल पे क्या कर दिया, आक्रमण किया। और जब बंगाल पे आक्रमण किया तो बंगाल में बलबन अपने पुत्र बुगारा खान के साथ गया। और जब बलबन अपने पुत्र बुगारा खान के साथ गया तो बलबन ने तुगरिल खान को पराजित किया और तुगरिल खान को पराजित करने के बाद इसकी हत्या कर दी और बंगाल का जो गवर्नर था वो अपने पुत्र बुगारा खान को नियुक्त किया। तो याद रखेंगे कि बलबन ने बुगारा खान को बंगाल का राज्यपाल बनाया। ठीक है, और तुगरिल खान की क्या कर दी, हत्या कर दी। और तुगरिल खान की हत्या कर दी और मैं लिखता हूं यहां पे तुगरिल खान की हत्या की। ठीक है मेरे भाई,
तुगलक खान की हत्या की। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में बार बार मंगोलों का आक्रमण हुआ करता था, क्योंकि ये एक लुटेरे किस्म के हुआ करते थे और बार बार दिल्ली सल्तनत को लूट लिया करते थे और लूट के वापस मंगोल चला जाया करते थे। बलबन के भी शासनकाल में जब बलबन शासन कर रहा था तो 1287 में हुआ मंगोलों का आक्रमण। और जब 1287 में मेरे भाई मंगोलों का आक्रमण हुआ तो इस आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए शहजादा मोहम्मद, बलबन ने अपने दूसरे पुत्र शहजादा मोहम्मद को दिल्ली से भेजा। शहजादा मोहम्मद इस मंगोलों के आक्रमण को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन इस आक्रमण के दौरान शहजादा मोहम्मद बुरी तरीके से जख्मी हुआ। और जब शहजादा मोहम्मद बुरी तरीके से जख्मी हुआ तो इसी आक्रमण के बाद शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई। और हम सब जानते हैं कि बलबन इस पुत्र वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाया और 1287 में पुत्र वियोग में बलबन ने भी अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, बलबन ने अपने प्राण त्याग दिए। तो 1287 में शहजादा मोहम्मद की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हुई तो बलबन भी पुत्र वियोग में इसकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया बलबन और पुत्र वियोग में इसकी मृत्यु हो गई। एक और बात याद रखेंगे, भारत में शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित है बलबन का मकबरा। ठीक है, इसका मकबरा दिल्ली में है और शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित ये पहला मकबरा है। ठीक है ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में वो किस शासक का मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित है, तो आप आंसर करेंगे बलबन का। और कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने बात की है वो समझ में आई होंगी। तो मैंने बताया कि मंगोलों के आक्रमण के दौरान शहजादा मोहम्मद मारा गया और जब शहजादा मोहम्मद मारा गया तो बलबन इस वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पुत्र वियोग में बलबन ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का पहला मकबरा माना जाता है, जो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, बलबन के मरने के बाद हम सब जानते हैं कि शहजादा मोहम्मद, ठीक है, बलबन के मरने के बाद, क्योंकि बलबन की जब मृत्यु हो गई और शहजादा मोहम्मद की जब मृत्यु हो गई तो बलबन चाहता था कि इसके मरने के बाद, या बलबन ने जब बलबन बीमार हुआ, ठीक है, शहजादा मोहम्मद के मरने के बाद जब बलबन की तबीयत बिगड़ी तो बलबन ने बुगारा खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन बुगारा खान आधी रात को कहाँ भाग गया? बंगाल भाग गया। और बुगारा खान जब बंगाल भाग गया तो बलबन की मृत्यु के बाद शहजादा मोहम्मद का पुत्र हुआ करता था कै खुसरो। ठीक है, कै खुसरो को दिल्ली का अगला शासक नियुक्त किया गया। लेकिन दिल्ली का एक कोतवाल हुआ करता था फखरुद्दीन। दिल्ली का जो कोतवाल हुआ करता था फखरुद्दीन ने राजनीति की और फखरुद्दीन ने क्या किया? कै खुसरो को यहाँ से भेज दिया, नियुक्त कर दिया गवर्नर मुल्तान का। ठीक है, कै खुसरो को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर दिया और कै खुसरो को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त करने के बाद बुगारा खां के पुत्र कैकुबाद को दिल्ली का शासक या दिल्ली का सुल्तान नियुक्त किया। तो आगे हम बात करते हैं। मैंने कहा कि 1287 में जैसे ही बलबन की मृत्यु हुई तो शहजादा मोहम्मद का पुत्र कै खुसरो ठीक है, शहजादा मोहम्मद का पुत्र कै खुसरो को अगला सुल्तान बनाया गया। सुल्तान, ठीक है, बनाया गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था
दिल्ली का कोतवाल, जिसकी खूब चलती थी, ठीक है, जिसका नाम था फखरुद्दीन। और इस फखरुद्दीन ने कैखुसरो को गवर्नर अपॉइंट किया, नियुक्त किया मुल्तान का। गवर्नर नियुक्त किया किसका? मुल्तान का। और 1287 में कैकोबाद को जो पुत्र था किसका? बुगारा खान का, ठीक है। कैकोबाद जो पुत्र था किसका? बुगारा खान का। 1287 में इसको नियुक्त किया गया, जिसने शासन किया 1287 से 1290 तक, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैं समझाता हूँ। मैंने कहा कि जैसे शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हुई, शहजादा मोहम्मद के मरने के बाद बलबन ने अपने पुत्र बुगारा खान को दिल्ली का अगला सुल्तान नियुक्त किया, लेकिन बुगारा खान आधी रात को बंगाल भाग गया। और जब बुगारा खान आधी रात को बंगाल भाग गया तो हम सब जानते हैं कि बलबन की मृत्यु हुई। और बलबन की मृत्यु के बाद शहजादा मोहम्मद का पुत्र कैखुसरो हुआ करता था, कैखुसरो को अगला सुल्तान नियुक्त किया गया। लेकिन दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था फखरुद्दीन, जो सुल्तान के बाद कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में उसकी वो पावरफुल व्यक्ति हुआ करता था। और उसने क्या किया कि जैसे ही दिल्ली सल्तनत में बलबन की मृत्यु हुई, जैसे ही सिंहासन खाली हुआ, उसने कैखुसरो को नियुक्त कर दिया गया था। और इसने कैखुसरो को हटा के, यानी कैखुसरो को फखरुद्दीन ने मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया। और मुल्तान का गवर्नर नियुक्त करने के बाद बुगारा खान के पुत्र कैकोबाद को इसने दिल्ली का अगला सुल्तान नियुक्त कर दिया। तो याद रखेंगे, कैकोबाद से पहले कैखुसरो शासन किया था दिल्ली में, जो पुत्र हुआ करता था शहजादा मोहम्मद का, ठीक है, जिसको बाद में मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। किसके द्वारा? फखरुद्दीन के द्वारा, जो दिल्ली का क्या हुआ करता था? कोतवाल हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि 1287 से 1290 तक 4 साल शासन किया कैकोबाद। और इसने अपना सेनापति नियुक्त किया था मलिक फिरोज को। इसका सेनापति हुआ करता था मलिक फिरोज। और ये मलिक फिरोज जो अफगानिस्तान के एक छोटे से कबीले का सरदार हुआ करता था। और इसको अपना सेनापति कैकोबाद ने नियुक्त किया, जो इसके दरबार में यानी अफगानों की सेनाओं का नेतृत्व किया करता था। तो इसको अपना सेनापति नियुक्त किया। 1290 में ऐसा कहा जाता है कैकोबाद को लकवा मार गया। और जब कैकोबाद को लकवा मार गया तो कैकोबाद का ही एक पुत्र हुआ करता था क्यूमर्स। याद रखेंगे, कैकोबाद का एक पुत्र था क्यूमर्स, ठीक है, क्यूमर्स। और 1290 में क्यूमर्स कैकोबाद का जो पुत्र था, कैकोबाद को जब लकवा मार गया तो कैकोबाद के बाद क्यूमर्स गद्दी पे बैठा। और क्यूमर्स में महज 5 साल का हुआ करता था। और इसका संरक्षण घोषित कर दिया मलिक फिरोज को। ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन शासन कर पाया क्यूमर्स, और उसके बाद मलिक फिरोज ने कैकोबाद और क्यूमर्स दोनों की हत्या कर दी। और दोनों की हत्या करने के बाद दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। तो हम इसके बाद बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो 1290 में मेरे भाई गुलाम वंश समाप्त हुआ। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? क्यूमर्स है, जो कैकोबाद का पुत्र है। और जो शहजादा मोहम्मद का क्या लगेगा, आप समझ गए होंगे। कैकोबाद कौन है? तो बुगारा खान का पुत्र है। और कैखुसरो शहजादा मोहम्मद का पुत्र है। और बलबन का ये क्या है? तो ग्रैंडसन है। ठीक है मेरे भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीजें जो भी मैंने समझाया, ये देखो मेरे भाई, मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे वो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इधर उधर की चीजों को टारगेट करने से कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट आपका होगा। और भी दुनिया भर की किस्से कहानी इसमें बताई गई है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, हमें पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें वही चीज पढ़ना है जो हमारे लिए सफिशिएंट हो, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप देखिएगा एक बार पूरे का पूरा लेक्चर मेरा सुनिएगा, और बाकी कोई दिक्कत होती है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं पे रुकते हैं, अगली क्लास में रूबरू होंगे और बात हम करेंगे किसके बारे में? खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।